गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम देखो स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो हम इस यूनिट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, सबसे बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं साइंस क्या होती है, ठीक है। तो साइंस क्या होती है? जो अपनी सराउंडिंग में जो फिजिकल और जो नेचुरल वर्ल्ड है उसकी स्टडी करना, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च के बेसिस पे क्या कहलाता है? साइंस कहलाते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? जैसे कि न्यूटन था, उसने क्या किया, एक एप्पल को देखा गिरते हुए, यानी कि पहले उसने किसी एक्टिविटी को ऑब्जर्व किया, ठीक है। फिर उसने सोचा कि ऐसे एप्पल नीचे ही क्यों आ रहा है, ऊपर क्यों नहीं गया, या हवा में क्यों नहीं रह गया, ये ऐसा उसने सोचा। फिर उसने काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, रिसर्च किए। उसके बाद में उसने कंक्लूजन निकाला कि कोई ना कोई अर्थ के पास ऐसा फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल नाम है जिसका, जो कि क्या करता है, ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो इस तरह से अपनी ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च के बेसिस पे उसने कंक्लूजन निकाला कि अर्थ के पास कोई ना कोई ग्रेविटेशनल नाम का फोर्स होता है जिस जो कि ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो यानी कि अपने चारों जो भी फिजिकल और नेचुरल वर्ल्ड है उसका ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च के बेसिस पे स्टडी करना ही क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है, ठीक है। अब साइंस की कई सारी ब्रांचेज होती हैं, जैसे फिजिकल साइंस हो गया, अर्थ साइंस हो गया, लाइफ साइंस हो गया, ठीक है। और फिजिकल साइंस में फिर आता है अपना केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया। ये सारे किस में आते हैं? फिजिकल साइंस में आते हैं, ठीक है। तो हम मेनली यहाँ पे किसके बारे में बात करेंगे? केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। केमिस्ट्री होती क्या है, ठीक है। तो केमिस्ट्री क्या होती है? साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम मैटर के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया? branch of, it is the branch of science which deals with the study of matter, its composition, its properties, the changes which take place in matter and different conditions, and some laws that govern the changes, ठीक है। तो केमिस्ट्री में मेनली क्या होगी? केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? मैटर के बारे में स्टडी करते हैं। यानी कि मैटर क्या होता है? कोई भी मैटर अपने सराउंडिंग में जितने भी मैटर हैं, जैसे हमने H2O ले लिया, वाटर ले लिया, वाटर जो है उसका कंपोजिशन क्या है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उस पर टेम्परेचर का या प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि फिजिकल कंडीशंस को अगर हम चेंज करेंगे तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कौन से लॉज हैं जो उन चेंजेस को करवाते हैं, ठीक है। तो उन सब के बारे में स्टडी किस में करते हैं? केमिस्ट्री में करते हैं, ठीक है। अब अगला यहाँ पे आता है कि केमिस्ट्री के यूजेस हमारी लाइफ में कहाँ कहाँ है। तो हम एवरीडे लाइफ में देखें, सुबह जब हम उठते क्या करते हैं? ब्रश करते हैं। तो जो ब्रश के जो ब्रिस्टल्स होते हैं नायलॉन के बने होते हैं, केमिस्ट्री है वहाँ पे। पेस्ट जो हम यूज करते हैं उसके अंदर भी केमिस्ट्री है। उसके बाद नहाते हैं हम, साबुन यूज करते हैं, शैम्पू यूज करते हैं, सब में क्या है? केमिस्ट्री है। खाना खाते हैं, उसमें क्या है? खाना जैसे अनाज उगाते हैं, उगाते टाइम उसके अंदर फर्टिलाइजर डालते हैं, इंसेक्टिसाइड्स डालते हैं, केमिस्ट्री है वहाँ पे। उसके बाद में अनाज निकालने के बाद स्टोर करते हैं, वो खराब ना हो जाए उसके लिए प्रिजर्वेटिव्स यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद में इंडस्ट्रीज में लेके उन फूड से और प्रोडक्ट्स बनाते हैं और उनको पैक करने के लिए वहाँ पे सारी प्रोसेसेस में क्या होता है? केमिस्ट्री का यूज होता है। ऐसे मेडिकल साइंस में भी केमिस्ट्री का बहुत सारा यूज है, न्यूक्लियर साइंस में देख लो, ठीक है। तो हर जगह पे क्या है? केमिस्ट्री का यूज होता है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे, क्योंकि केमिस्ट्री में हम किसकी स्टडी करते हैं? मैटर के बारे में। तो हमें मैटर के बारे में पता होना चाहिए कि मैटर क्या होता है, ठीक है। तो मैटर क्या होता है?
अपने सराउंडिंग में वो कोई भी चीज जिसको हम जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसको हम अपनी 5 सेंसेस में से किसी भी एक सेंस से महसूस कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर। ठीक है, तो मैटर क्या हो गया? एनीथिंग दैट हैव मास, occupy space and can be fed by any one or more of our 5 senses। ठीक है, मैटर क्या हो गया? वो कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जिसका अपना मास होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। और जिसको हम 5 सेंसेस में से महसूस कर सकते हैं। जैसे अपने चारों तरफ एयर है, ठीक है, तो एयर देखो हमें नहीं पता कि वो दिख नहीं रही है, लेकिन हम उसको महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो एयर भी क्या है? एक मैटर है। ठीक है, ऐसे मार्कर हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, दीवार हो गया, चेयर टेबल, सब कुछ ये क्या है? मैटर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे मैटर के बारे में हमने देख लिया कि मैटर क्या होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। आगे है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो मैटर को हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो है फिजिकल क्लासिफिकेशन, और अगला है केमिकल। ठीक है, फिजिकल के अकॉर्डिंग कौन सी टाइप्स होती हैं मैटर की? सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेज। केमिकल क्लासिफिकेशन में हम कर सकते हैं क्लासिफिकेशन दो तरह से। प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंसेस कौन से हो सकते हैं? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स कौन से हो सकते हैं? मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ठीक है, कंपाउंड्स हो सकते हैं ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, और मिक्सचर हो सकता है होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को हम दो तरह से क्लासिफाई कर पाते हैं, फिजिकल स्टेट के बेसिस पे और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस, केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं कि मैटर की 3 टाइप होती हैं, सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेज। केमिकल के अकॉर्डिंग क्लासिफाई कर सकते हैं प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स। ठीक है, प्योर सब्सटेंस को हम क्लासिफाई कर सकते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। एलिमेंट्स होते हैं उसको क्लासिफाई कर सकते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। कंपाउंड्स होते हैं ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, और मिक्सचर होता है होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस। ठीक है,
अब हम थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो हम 9th क्लास में हम इनके बारे में पूरे डिटेल में पढ़ चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम फिजिकल क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, और फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम यहाँ पे देख रहे हैं सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेज के बारे में। ठीक है, पहला है यहाँ पे सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेज, इनके बारे में हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो देखो सबसे पहले तो हम सॉलिड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सॉलिड में क्या होता है कि देखो कोई भी मैटर है, ठीक है, कोई भी मैटर है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, वो कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बना हुआ होता है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब या तो एटम से मिलके बना है, या आयन से मिलके बना है, या फिर मॉलिक्यूल से मिलके बना है। उन स्मॉल पार्टिकल्स को हम क्या बोल देते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जो सॉलिड होता है उसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफी पास पास होते हैं। सॉलिड्स में क्या होता है, पार्टिकल्स काफी पास पास होते हैं। या हम बोल सकते हैं कि सॉलिड्स में जो इंटर पार्टिकल, इन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब ये पार्टिकल एटम हो सकता है, आयंस हो सकते हैं, या फिर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि सॉलिड्स में इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में जो बाइंडिंग फोर्स होता है, जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इंटर पार्टिकल का मतलब डिफरेंट डिफरेंट, यानी कि दो पार्टिकल हैं तो उस केस में हम क्या यूज कर लेते हैं यहाँ पे, इंटर पार्टिकल। और किसकी बात कर रहे हैं, फोर्स की, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि सॉलिड्स में क्या होता है, जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, काफी स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, फोर्स काफी स्ट्रॉन्ग होगा पार्टिकल्स के बीच में, तो इसका मतलब क्या होगा कि पार्टिकल बिल्कुल क्लोज होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, पार्टिकल्स या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, अगला पॉइंट है कि अगर पार्टिकल्स के बीच में काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो क्या पार्टिकल्स मूव कर पाएंगे, मूव नहीं कर पाएंगे। यानी कि पार्टिकल जो है वो अपनी पोजीशन पे क्या है, फिक्स। ठीक है, पार्टिकल्स कैन नॉट मूव, पार्टिकल्स कैन नॉट मूव, दे कैन वाइब्रेट about their mean position। ठीक है, यानी पार्टिकल्स के बीच में काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स होने की वजह से वो इधर उधर मूव नहीं कर सकते, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते, बल्कि वो क्या है, अपनी मान लो कोई कंडीशन चेंज कर लो, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो पार्टिकल जो है वो अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट कर सकते हैं। ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स नेग्लिजिबल। अगर पार्टिकल मूव ही नहीं कर पाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मोशन की वजह से, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी उनकी, नेग्लिजिबल। ठीक है, अगला देखो पार्टिकल के बीच में फोर्स काफी स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इनकी पोजीशन फिक्स होती है, तो इसका मतलब ये की क्या होती है, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम, यानी कहीं पे भी डाल दो, मार्कर है ये मेरे हाथ में है, इसकी शेप ऐसी है, कहीं मैंने इसको ग्लास में डाल दिया, इसकी शेप क्या रहेगी, वैसी ही रहेगी। ठीक है, अगला क्या हो गया, हाई डेंसिटी होती है। और देखो पार्टिकल्स काफी पास पास में हैं
तो पर यूनिट वॉल्यूम, जैसे इतनी वॉल्यूम के अंदर काफी ज्यादा पार्टिकल होंगे तो डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो डेंसिटी भी क्या होगी, ज्यादा, इनकी डेंसिटी काफी क्या होती है, हाई होती है। इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, ये नॉन कंप्रेसिबल होते हैं, या बोल सकते हैं रिजिड होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इसका क्या हो गया, जैसे कि स्टोन हो गया, चेयर हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, ये सारे क्या है इसके एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर है ये? ठीक है, अब अगला पॉइंट देखो यहाँ पे, जो लिक्विड और जो गैसेज होते हैं इनमें पार्टिकल थोड़े दूर दूर होते हैं, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो थोड़ा वीक होता है, तो पार्टिकल मूव कर सकते हैं, इसलिए लिक्विड और गैसेज क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, फ्लो करने की वजह से लिक्विड और गैसेज को क्या बोलते हैं, फ्लूइड्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, फ्लूइड्स बोलते हैं, फ्लो करने की टेंडेंसी होने की वजह से। ठीक है, अब देखो लिक्विड्स में क्या होता है, पार्टिकल जो होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं। ठीक है, यहाँ बोल सकते हैं कि पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो थोड़ा वीक होता है, जिस वजह से पार्टिकल थोड़े दूर होते हैं और वो इधर उधर मूव कर सकते हैं, यानी कि इधर उधर डिफ्यूज हो सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट यहाँ पे क्या हो गया, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक, यानी सॉलिड से क्या होता है, वीक होता है। पार्टिकल हैव मोर डिस्टेंस देन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, क्योंकि सॉलिड पार्टिकल से इसके जो पार्टिकल्स की डिस्टेंस होती है वो दूर हो, मतलब दूर दूर होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, अगला क्या हो गया, पार्टिकल्स कैन मूव कर सकते हैं, तो पार्टिकल्स हैव काइनेटिक एनर्जी मोर देन सॉलिड, सॉलिड की तो काइनेटिक एनर्जी नेग्लिजिबल होती है। अगला, ये फ्लो कर सकते हैं, इनकी शेप देखो, लिक्विड है जिसको उसको जिस भी कंटेनर में डालेंगे उसकी शेप वैसी हो जाएगी, इसका मतलब इंडेफिनिट शेप, इनकी शेप डेफिनेट नहीं होती, बट वॉल्यूम क्या होती है, डेफिनेट। ठीक है, अगला इनकी डेंसिटी क्या होगी, ये कंप्रेसिबल होते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अगला इनकी डेंसिटी क्या होगी, मास पर यूनिट वॉल्यूम पार्टिकल्स कम है। ठीक है, तो इनकी डेंसिटी क्या होगी, लेस देन लिक्विड सॉलिड्स, सॉलिड से इनकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, अगला पॉइंट क्या होगा, इसके एग्जांपल क्या होंगे, जैसे कि मिल्क हो गया, वाटर हो गया, ऑयल हो गया, जूस हो गया, ये सारे क्या हैं, लिक्विड्स के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ऐसे अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस में क्या होता है, पार्टिकल्स काफी दूर दूर होते हैं, काफी दूर दूर होते हैं, इसका मतलब पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, और नेग्लिजिबल होने की वजह से फ्रीली मूव कर सकते हैं गैसेस पार्टिकल। एंड गैसेस जो है, गैस जो है वो आसानी से क्या हो जाती है, डिफ्यूज हो जाती है। ठीक है, तो अगला देखो, सबसे पहले हम इंटर पार्टिकल की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, इंटर पार्टिकल force of attraction is negligible। ठीक है, particles are very distant from each other, इनकी पार्टिकल के बीच की जो डिस्टेंस होती है
वो बहुत ज्यादा होती है। अगला काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी क्योंकि पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है। काइनेटिक एनर्जी इज वेरी हाई। ठीक है, अगला हैव नोट, दे हैव नोट डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम। उनकी ना ही तो डेफिनेट शेप होती है ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होती है। दे हैव वेरी लेस डेंसिटी। एग्जाम्पल इसका क्या हो गया, जैसे कि एयर हो गया, ऑक्सीजन गैस हो गया, नाइट्रोजन गैस हो गया, हीलियम गैस हो गया। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, गैसेज के। ठीक है, अब देखो कई बार पूछा जा सकता है कि जैसे कि हम पानी में आसानी से हाथ चला सकते हैं, हवा में हम आसानी से हाथ चला सकते हैं, लेकिन सॉलिड कोई भी मान लो पत्थर है उसमें से हाथ चलाना काफी मुश्किल होगा। हम हाथ चलाएंगे तो अपने हाथ को ही दर्द होगा। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो पत्थर जो है, स्टोन जो है, वो क्या है, एक सॉलिड है, उसमें पार्टिकल्स काफी पास हैं, यानी कि उनके बीच का जो फोर्स है काफी स्ट्रॉन्ग है, उसको तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, लेकिन गैसियस एयर की बात करें हम यहाँ पे या लिक्विड्स की बात करें तो उनमें पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम होता है और हम हाथ से उसको आसानी से तोड़ सकते हैं, इसलिए हम उसमें आसानी से हाथ चला सकते हैं। ठीक है, ऐसे होता है कि जैसे कि अगरबत्ती को जलाया जाता है तो वो उसकी स्मेल पूरे रूम में फैल जाती है, क्योंकि उसमें कौन सी प्रोसेस होती है, गैसेस में डिफ्यूजन प्रोसेस होती है। ठीक है, ऐसे लिक्विड में हम मान लो दूसरे लिक्विड को मिक्स करेंगे तो आसानी से मिक्स हो जाएगा डिफ्यूजन की वजह से, लेकिन सॉलिड्स में डिफ्यूजन नहीं होता है, सॉलिड्स फ्लो नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो फ्लो कर सकते हैं यानी कि जो लिक्विड और जो गैसेज हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड्स बोलते हैं। क्लियर है ये? ठीक है, उसके बाद में एक पॉइंट और यहाँ पे पूछा जाता है। एक तो देखो होता है गैसियस फॉर्म होती है, यानी कि जो नॉर्मल टेम्परेचर पे गैसियस फॉर्म में ही पाई जाती है, जैसे एयर है गैसियस फॉर्म में है। एक दूसरा पॉइंट यहाँ पे होता है वेपर्स। ठीक है, इसको रख कर देखो, गैसियस और वेपर में क्या डिफरेंस है पूछा जाता है। तो वेपर्स क्या होते हैं, वेपर स्टेट कौन सी होती है, इट इज द gaseous state of matter which is liquid at room temperature। ठीक है, यानी कि वेपर एक गैसीय स्टेट ही होती है मैटर की। और मतलब ये मतलब क्या, वेपर का कैसे बनते हैं, कोई भी लिक्विड है जब उसको हीट करते हैं तो क्या उससे जो फॉर्म्स निकलते हैं, जो गैस जो निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं, वेपर्स बोलते हैं। लेकिन जो वेपर्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे गैसीय स्टेट में नहीं पाए जाते, वो केवल टेम्परेचर बढ़ाने पर ही क्या पाए जाते हैं, गैसीय स्टेट में पाए जाते हैं। लेकिन जो गैस है वो हर एक टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे भी क्या मिलेगी, गैसियस फॉर्म में ही मिलेगी। क्लियर है ये सबको? ठीक है, तो आगे देखो हम केमिकल क्लासिफिकेशन है वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है, थैंक यू।